हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो बेटा? ठीक हो? यस सर। पढ़ाई कर रहे हो साथ साथ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने 187 पेज तक पढ़ाया था बेटा, गोपुरम तक। 188 पे जो गोपुरम नजर आ रहा है वहां तक पढ़ाया गया है। हाँ, इस पोर्ट्रेट तक पढ़ाया था, यहां तक। हाँ बेटा नेहा, क्वेश्चन पुट कीजिए जो आपने कल व्हाट्सएप पे किए थे ना, वो फटाफट से एक बार पूछिए। पहला, जैसे एक क्वेश्चन मुझे ध्यान है, ये जैसे सिंधु सभ्यता के कौन कौन सी वो आदर्श थे, कौन कौन सी वो बातें थी या मान्यताएं थी, ये इस तरह का क्वेश्चन था आपका एक, या कुछ और था बेटा बताना। हाँ सर, ये सोशल वैल्यूज कौन सी है? हाँ हाँ बिल्कुल, सामाजिक मान्यताएं या सामाजिक नैतिक जो बातें थी, सोशल वैल्यूज यही होती हैं बेटा। जो नैतिक शिक्षा, उनकी कौन कौन सी बातें थी जो आज तक भी प्रचलित हैं और जो उस समय मतलब सामाजिक मूल्यों के रूप में शामिल की जा चुकी थी। एक तो बेटा सामाजिक मूल्यों के अंदर समाज में रहने की जो परंपरा है, सामाजिक लोगों का होना अपने आप में सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये लोग नगरों में रहते थे, यानी वेल एजुकेटेड थे और नगरों में रहते थे, तो ये एक इनकी सामाजिक विशेषता हो गई, सामाजिक मूल्य हो गए, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे। दूसरी बात, ये बेशक पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी ये अंधविश्वासी थे। ये इनकी एक, चाहे वो नेगेटिव रूप में हो लेकिन सामाजिक मूल्यों में ये भी आएगी। जैसे ताबीज मिले हैं बहुत सी जगह पर, तो उन ताबीजों से ये अंदाजा लगता है कि शायद ये विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में विश्वास करते थे इस तरह का, और इसलिए ये लोग ताबीज वगैरह रखते थे और प्रकृति पूजा करते थे। ये इनके सामाजिक मूल्यों में आ जाएगा। प्रकृति पूजा में जैसे पीपल के पेड़ की पूजा का खास तौर पे इन्होंने बताया है। और दूसरा है वृषभ की पूजा, जो बैल होता है उसके वृषभ की पूजा करने के लिए बोला है पशुओं के अंदर। और दूसरे और पशुओं की भी पूजा होती थी लेकिन मेन इसकी वृषभ की पूजा को ज्यादा माना है इन्होंने। और दूसरी एक और बात है इसमें, गाय और घोड़े को ये इतना ज्यादा नहीं मानते थे। क्यों, हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि इतने ज्यादा अवशेष इनके नहीं मिले हैं, गाय के और घोड़े के अवशेष नहीं मिले इतने ज्यादा। गाय के तो बहुत ही रेयर हैं और घोड़े के अवशेष एक दो स्थानों से मिले हैं, जैसे सुरकोटदा है गुजरात के अंदर, उस स्थान से मिले हैं। तो बाकी और भी जैसे हम शामिल कर सकते हैं इसके अंदर सामाजिक मूल्यों मान्यताओं के अंदर, जैसे कि ये लोग पशुपति की पूजा करते थे, आद्य शिव जी से कहा गया है। योगी की मुद्रा में जिसे बैठे दिखाया गया है और उसके चारों तरफ पशु चर रहे हैं, तो वो जो है शिव भगवान को ही एक प्रेरित है, वो शिव भगवान की पूजा के रूप में हम उसको ये मान सकते हैं, पशुपति देवता को उसके समतुल्य मान सकते हैं। और एक मातृ देवी की पूजा के लिए कहा है, जिसकी बहुत जगह से खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं। ये भी इनका एक सामाजिक मूल्यों का एग्जाम्पल इसमें मिलता है। एक सामाजिक मूल्यों में इनका ये भी बता सकते हो कि जब व्यक्ति गुजर जाता था, मरने के बाद उसको दफनाते थे, दफनाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, ऐसा मान्यता थी कि शायद उनके मरने के बाद भी उनको इन चीजों की जरूरत होगी, इसलिए उनके साथ में दफनाते थे ये चीजें इसके अंदर। और सामाजिक मूल्यों के अंदर जैसे यहाँ पर ऐसे किसी राजा का शासन के बारे में तो कोई इतने ज्यादा प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। सामाजिक मूल्यों में जो रिवाज आज हमारे समाज के अंदर रहते हुए जिस तरह के परिचालन हम कर रहे हैं, इस तरह की सामाजिक मूल मान्यताएं उस समय भी थी। उस समय भी विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार की नस्ल के लोग यहाँ पे रहते थे, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों के लोग व्यापार के मकसद से हमारे यहाँ पे आए और वो यहीं बस गए, ये इस चीज का प्रमाण है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से क्लियर हो रहा है। और बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ग्रेट बात के बारे में बताते हैं। बेटा ग्रेट बाथ, ये मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जहां पर मतलब ये माना जाता था कि किसी विशेष उत्सव पर सारे समाज के लोग, सब लोग इकट्ठे स्नान करते थे। यहाँ इस स्नानागार के अंदर इस तरह की व्यवस्था थी, इसके अंदर साफ पानी भरा जाता था, गंदा होने के बाद उसको गंदे पानी को निकालने की व्यवस्था थी। और इसके साथ साथ एक गलियारे का निर्माण किया गया था और उस गलियारे के अंत पर लगभग 8 स्नानघर छोटे बने हुए थे, 8 स्नानघर और एक्स्ट्रा बने हुए थे।
इसमें मान्यता है, शायद हो सकता है कि जैसे किसी ज्यादा भीड़ हो जाती हो इस वजह से ऐसा किया गया हो, या फिर महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था की गई हो। लेकिन सार्वजनिक स्नान के अंदर भी महिलाओं का स्नान वहां भी होता था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और ये सामूहिक स्नान एक अनुष्ठान की तरह था। अनुष्ठान जैसे कि हम कोई विशेष अवसर पे इस तरह का वो करते हैं, जैसे नवरात्र के त्योहार हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं, और बहुत से ऐसे त्योहार होते हैं जिनके ऊपर इस तरह का स्नान होता है। जैसे गंगा की नदी के घाट पर विभिन्न प्रकार के, जैसे छठ पूजा होती है बिहार के अंदर, वो भी स्नान करते हैं। तो कई अवसर होते हैं इस तरह के, कुंभ के मेले में लोग स्नान करते हैं। तो किस विशेष अवसर पर इस तरह के ये लोग जो थे वो स्नान यहाँ पर स्नानागार में करते थे। और इसके अंदर ये नहीं था कि हाँ, एक जरूर है कि यहाँ स्नानागार के अंदर ऐसा ही एक स्नानागार वहां बना हुआ था यूरोप के अंदर, रोमन साम्राज्य में। तो वहां क्या था, उच्च जाति के लोग जो थे एलाइट ग्रुप के, उन्होंने उसे गलत माना था कि हम सब लोगों के साथ में स्नान नहीं कर सकते हैं। जो जैसे पुजारी वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम अपवित्र हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से ये चीज का पता नहीं चला है कि जो जाति भेद या फिर धार्मिक विभेद, इस तरह की कोई जानकारी सार्वजनिक स्नान के माध्यम से हमें नहीं पता चलती है। और ग्रेट बाथ का नाम विशाल स्नानागार के रूप में है। ये बहुत बड़ा स्नानागार था, इसमें और साफ पानी भरने की व्यवस्था थी, नहर के माध्यम से पानी आता था और उसको फिर निकाल दिया जाता था। इस तरह की व्यवस्था है। मोहनजोदड़ो शहर में है ये। यहाँ अनाज का गोदाम भी है और ये भी है। और बताओ बेटा, नेक्स्ट। सर मतलब घरों की छतें किस प्रकार से बनाई जाती थी वो बताओ। घरों की छतों का निर्माण यहाँ पे ऐसा था, लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता था, लकड़ी का। और उसके अंदर पक्के मकान होते थे। कुछ मकान ऐसे भी मिले हैं जिनके अंदर जो घरों की छतें हैं लकड़ी के साथ साथ और मिट्टी का इस्तेमाल भी उसमें किया गया है, घर की छतों का। और कुछ छत ऐसी भी हैं जिनमें जैसे आज के समय में तो इतने मकान इस तरह के नहीं बनते, चूने का इस्तेमाल भी किया गया है। तो चूना होता है, उसका इस्तेमाल भी छत के अंदर किया गया है। और छत जो होती थी थोड़ा सा ढालनुमा बनाते थे, जिससे पानी को नीचे आंगन के अंदर उतारा जा सके और पानी आगे उसको नालियों के अंदर निकाला जा सके, इस तरह की व्यवस्था करते थे। और मकान ज्यादातर एक मंजिला होते थे, और एक मंजिल से ज्यादा मकान, बहुत मतलब ज्यादा ऊंचाई के मकान बहुत ही रेयर थे, बहुत कम थे। और नीचे वाली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती थी, दूसरी मंजिल पर खिड़कियां होती थी। यहाँ इसमें एक स्थापत्य पे जिक्र अगर आप कर रहे हैं तो जो मेन मार्ग है उसके साथ में बना हुआ जो मकान है उसके अंदर कुएं होते थे। जैसे राहगीर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो पानी पी सके वहां पर। लेकिन इसकी एक व्यवस्था थी कि मेन गेट से अंदर का आंगन नहीं दिखता था। अंदर के आंगन में बैठ करके रुई वगैरह निकालने का काम महिलाएं करती थी, सूत काटने का, रुई निकालने का। यहाँ ये इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। पशु पालन पालन खूब अच्छी तरह से ये लोग जानते थे। और इसके अलावा प्रकृति पूजा में सूर्य देवता की पूजा, चंद्रमा देवता की पूजा, इस तरह से ये इसको देवता के रूप में पूजते थे। यानी कई देवी देवताओं की मान्यता उस समय भी थी। और बताओ बेटा। बस बेटा, ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पेज नंबर 188, ये मदुरई के नायकों के द्वारा बनाया गया गोपुरम। और बेटा एंट्री गेट होता है, इसको आप कोई भी व्यक्ति आप में से नहीं मानेंगे, कहीं आप इसके चित्र को देख करके ऐसा लगता है जैसे मंदिर हो, ये मंदिर नहीं है, प्रवेश द्वार है। अब आगे चलते हैं, महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। एक चीज और बताओ बेटा, मेरा मानना यह है कि लेसन 1 में जैसे लगभग 30 क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। तो मेरा मानना है कि अगर 2 लेसन दे दिए जाए तो कैसा रहे, क्योंकि एमसीक्यूज ही आने हैं, उसमें कोई बड़े क्वेश्चन तो आ नहीं रहे हैं। और ज्यादातर टीचर ने मैंने देखा है कि 2 चैप्टर तो कम से कम दे ही रखे हैं। तो आपकी क्या राय है, बोलो। ये कौन बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है, बोल नहीं रहा है क्या? अमृता बोल रही है क्या? बोलिए। एक ही लेसन चाहिए क्या आपको?
एक बेटा ज्यादा कम है। अगर मैं अपडेट करता हूं तो सभी बच्चों को मेरी आवाज सुन रही होगी तो हाँ, मेरा भी मानना यही है कि 2 चैप्टर कम से कम रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, कुछ तो फायदा हो तुम्हें। ठीक है बेटा, और 15 क्वेश्चन उसमें से आ जाएं और 15 उसमें से आ जाएं। वैसे लेसन 1 को आपने अपने स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ लिया है, लेसन 2 भी कवर लगभग हो गया था, तो इन दोनों में इतनी दिक्कतें तो है नहीं। क्या बेटा? हाँ, हाफ हो गया था, तो मोस्टली पार्ट जो उसका हो चुका था, कहने का मतलब है स्कूल के अंदर, क्योंकि 22-23 तक आप स्कूल आ रहे थे तो उस समय इतना तो हमारा काम हो ही गया था, तो उसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है बेटा, अपने आप को जांचिए, हर लाइन को पढ़ के देखिए, उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, क्या उसमें बताया गया है, बारीक से बारीक चीजें, क्योंकि इन बिटवीन ही होते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं बेटा, महलों, मंदिरों और बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है कि विजयनगर में कौन कौन सी जैसी जानकारियां हमारे सामने हैं। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं की खड़े रेखा चित्र तथा मूर्तियां। बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर ये ऊपर वाले पैराग्राफ से स्टार्ट कर दो। ऊपर वाले पैराग्राफ से, यहां से बेटा, सबसे ऊपर से या फिर बीच से? अच्छा, पूरा बताएं। ठीक है, ठीक है। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पर कर्नाटक के अंदर देवता की पूजा के माध्यम से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने ऐसा किया कि स्थानीय जो परंपरा थी उसको भी उसमें जोड़ा और बाहर से कोई नई परंपरा का जो प्रभाव था उसको भी उसमें आत्मसात कर लिया, यानी मिला लिया। मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार, रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। यानी जैसे चित्र में हमने पिछले पेज पर देखा था, रथ मंदिर जो बना हुआ है, विठल मंदिर का जो रथ है, वो एग्जाम्पल आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे मंदिर भी थे जिनमें रथ के आकार में उन मंदिरों को बनाया गया था। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि मंदिरें, बहुत ही बड़ी संख्या में मंदिर यहाँ पे मिले हैं, और मंदिरों का जो परिसर था उसके बाहर बाहर कॉरिडोर होता था, और कॉरिडोर में यहाँ पे आगे बता रखा है मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता, यानी इसकी एक विशेषता थी रथ गलियां। रथ गलियां बनी होती थी, यानी हो सकता है कि इसके अंदर रथों का निर्माण इनके साथ साथ किया गया हो, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। मंदिर का जो गोपुरम, जैसे इस तरह का जो गोपुरम है, उससे सीधा मंदिर की मेन जो बिल्डिंग है वहां तक इस तरह की रथ गलियां जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। पत्थर के जो टुकड़े थे वो उन गलियों में सड़कों के रूप में बिछाए गए थे, और इन दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, यानी पिलर्स लगे हुए थे बेटा सड़क के दोनों तरफ, और इस तरह के पिलर्स के साथ साथ वहां पे दुकानें लगती थी। इनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे, यानी गोपुरम से लेकर और मेन मंदिर की बिल्डिंग तक पहुंचने के दौरान, और उसके दोनों तरफ पिलर वाले मंडप बने हुए थे, उन मंडपों में व्यापारी दुकान लगाते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपरा रखा तथा और अधिक व्यापक बनाया, यानी यहाँ के जो शासक थे खासतौर पर उनके सैन्य कमांडर होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, उन परंपराओं को बना के रखा जो पहले से चली आ रही थी। जैसे किलेबंदी की परंपरा है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है कि ये यानी एक दीवार का घेरा बना के रखते थे, और जो बाउंड्री होती थी वहां पर दुर्ग भी बनाते थे, और दुर्ग के अंदर सैनिकों को रखा जाता था, अगर बाहर से हमला हो तो उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सके। तथा और अधिक व्यापक बनाया, यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किलेबंदियों का निर्माण इन्होंने करके दिखाया। ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया, कि जैसा पहले इन्होंने बता रखा है कि किलेबंदी की जो परंपरा है वो बना के रखी, फिर उसके बाद में मंदिर निर्माण की परंपरा भी उन्होंने लगातार जारी रखी। किलेबंदी भी करते रहे, मंदिर भी बनाते रहे, यहां तक कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों के द्वारा किया गया। तो दर्शनीय जो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एक मंदिर गोपुरम का एग्जाम्पल आपके सामने है, ये मदुरई के नायकों के द्वारा बनवाया गया एक गोपुरम है, जो इस आपके पैराग्राफ को क्लियर कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है, यानी स्थानीय नायक ऐसा करते थे। आनुष्ठानिक स्थापत्य की पूर्ववर्ती परंपराओं को विजयनगर के शासकों ने कैसे और क्यों अपनाया, रूपांतरित किया। यानी जो अनुष्ठान चल रहे थे, जो बिल्डिंग बनाने की जो कला चल रही थी, उनमें पहले से चली आ रही परंपराओं में उन्होंने उनको क्यों अपनाया, कैसे अपनाया, और उसको कैसे रूपांतरित किया। मान लीजिए जैसे
हमने ये चीज पढ़ी है, विजयनगर साम्राज्य में जितनी भी इमारतें, मंदिर वगैरह जो भी बने का इस्तेमाल उसमें होता था, मीनारें बनती थी। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल इन्होंने किया। क्योंकि इंडो इस्लामिक शैली का इसलिए किया क्योंकि इनके संबंध तुर्की देश के साथ और सऊदी अरब के साथ में होते थे। ये व्यापार करते थे, इसलिए वहां जैसी बिल्डिंगें बनती थी तो उनसे कुछ ना कुछ उन्होंने उदाहरण के स्वरूप यहाँ उस चीज को लागू किया। तो इस तरीके से बिल्डिंग का जो शैली है, जो डिजाइन है, वो उस तरह का नजर आता है। अब आते हैं हम महलों, मंदिरों और बाजारों के अंकन के रूप में। हम विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है, यानी विजयनगर के विषय में जो जानकारी हमारे पास है उसको हमने एनालिसिस किया, फोटोग्राफ्स देखे, नक्शे देखे, जो जैसे कि विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं, चाहे वो अस्तबल हो हाथियों का, चाहे वो विरूपाक्ष मंदिर का जो ढांचा है, तो हर एक का नक्शा बना हुआ है यहाँ पे, और एक संरचनाओं के खड़े रेखा चित्र बनाए गए हैं। यानी जो डायग्राम है, एक तो नक्शा होता है और एक होता है बेटा रेखा चित्र। तो रेखा चित्र बने हुए हैं, डायग्राम है यहाँ पर, और मूर्तियां भी इसके अंदर जगह जगह पर दिखाई गई हैं। तो यह सब कैसे खोजा गया, ये कैसे इन चीजों का पता लगाया गया कि कौन सी ऐसी तकनीक थी इतिहासकारों के पास जो इस तरह का वो ढूंढ पाए। मैकेंजी के द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांत और जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। ऐसा ये जो कॉलिन मैकेंजी थे आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, सर्वे किया। सर्वे करने के बाद यात्रा वृत्तांत लिखे उन्होंने, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स लिखे। फिर उसके बाद में अभिलेखों में जो कुछ लिखा हुआ है, अभिलेखों से जानकारी जुटाई गई, दोनों की जानकारी को जुटाया गया, जोड़ दिया गया। यात्रा वृत्तांतों को जो कि किसी भी बाहर के यात्री के द्वारा जो लिख के चले गए हैं हमारे भारतीय इस विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और अभिलेखों के बारे में, इन दोनों के वृत्तांतों को, दोनों की जानकारियों को जोड़ दिया गया। 20वीं शताब्दी में स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा किया गया। 20वीं सदी में इसका संरक्षण किसके द्वारा किया गया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा। इससे पहले नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे देश में जो एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन किया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का, तो 20वीं सदी के अंदर ही हो पाया है। कर्नाटक के अंदर भी अलग से एक पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग स्थापित किया गया है, तो उसके द्वारा भी इसको संरक्षित किया गया है। किसको, ये किसके विषय में जानकारी दे रहे हैं, ये विजयनगर साम्राज्य के विषय में। ठीक है बेटा, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भी, कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय भी, इन दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों ने अपने अपने तरीके से इसको संरक्षित करने का काम किया। अब आपको आपके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि भी विजयनगर साम्राज्य को किस तरह प्रकार से संरक्षित किया गया है, या उसकी जानकारी को कैसे संरक्षित किया गया, कैसे जोड़ा गया, कैसे जुटाया गया, तो उस तरह की जानकारी को हम बता सकते हैं। इस पैराग्राफ में उसका आंसर दिख रहा है। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित कर दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तदोपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। यानी ये 1980 के दशक में क्या किया गया है कि जो कुछ भी उसके बारे में लिखा हुआ मिला, जो सर्वेक्षण के माध्यम से जो जानकारी मिली, जो भौतिक अवशेष मिले, जैसे मूर्तियां वगैरह मिली, जो प्रवेश द्वार मिले, नहरों के अवशेष मिले, उनके बारे में कुछ लिखा गया, बारीकी से उनके बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। परियोजना क्या होता है, प्रोजेक्ट किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का काम किया। इस प्रोजेक्ट पर कौन लोग काम कर रहे थे, 20 साल तक काम चला, और पूरे वर्ल्ड के दर्जनों विद्वान थे, लगभग 12 विद्वान। दर्जनों का मतलब यहां एक चीज भी निकल रही है बेटा, केवल 12 ना होंगे, क्योंकि 12 से ज्यादा होंगे। हो सकता है 2 दर्जन हो सकता है 3 दर्जन हो, 4 दर्जन लोग लगे हों इसमें, तो यहाँ पे दर्जनों लिखा हुआ है क्योंकि बहुवचन है, इसलिए हम इनको ज्यादा संख्या में मानेंगे। तो यहाँ पर संरक्षित करने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया। तो प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। यानी हम इस जो प्रक्रिया चली 20 साल तक, उनके सिर्फ एक पार्ट को हम देख लेते हैं, मानचित्र निर्माण को, कैसे उसमें मानचित्र निर्माण किया गया है। इसका पहला चरण यह था, संपूर्ण क्षेत्र को 5 वर्गाकार भागों में बांटा गया कि जितना कंप्लीट एरिया है विजयनगर साम्राज्य का, हम्पी का, उसको 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया।
यहां आप देख सकते हैं ये वर्गाकार भाग इसमें किए गए थे, 5 खाने आपको नजर आ रहे होंगे, ये 25 भाग इसके किए गए हैं। ठीक है बेटा, इसी का एक और नीचे डिजाइन दिखाया गया है, इसके अंदर अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है। वर्गीकरण जो है यहां बताने की कोशिश की गई है। अब नीचे पैमाना दे रखा है 0 से 500 मीटर, 500 मीटर यानी दो बॉक्सेस को मिलाकर के 1 किलोमीटर होता है। यहां जो पैमाना है वो छोटा पैमाना नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा पैमाना है। इसमें बहुत बड़े एरिया को कवर किया गया है, इसमें छोटे एरिया को जूम करके दिखाया गया है। ये नीचे वाले का पैमाना एक तरह से जूम करके दिखाया गया है, लेकिन ये जो एरिया है ये आपका बड़े क्षेत्र को दर्शाता है। यहां आप देख सकते हैं कि जो पैमाना है वो 5 किलोमीटर दिखाया गया है, 5 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं बेटा। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं जैसे V, W, X, Y, Z, ये अल्फाबेटिकली हैं, आप देख सकते हैं। अल्फाबेटिकली आप देखिएगा क्या सारे वर्णों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, हाँ यहां पे हो गया बेटा E, F, G, H, I, यहां पे I को नहीं दिखाया गया है, आप देख सकते हैं I नहीं है यहां पर। फिर L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, तो यहां पे कौन सा वर्ण गायब है? I। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा। इसमें प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया है। इन वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूह में बांटा गया, कि जो छोटा बॉक्स बन गया छोटे टुकड़ों में बांटा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था। यानी एक बार इसके 25 भाग कर लिए, 25 वर्ग बनाए, 25 वर्ग का प्रत्येक हिस्से के और उसमें टुकड़े कर दिए गए, इन छोटे वर्गों के और ज्यादा छोटे किए गए। अब इस प्रकार से ये इतना भी काफी नहीं था, और ज्यादा छोटे टुकड़े किए गए इसके बाद। तो इसका मतलब इसको कई बार बांटा गया उन आर्कियोलॉजी। प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के अक्षर से इंगित किया गया, फिर छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों में बांटा गया। इतना काफी नहीं था, फिर और छोटे वर्गों को छोटी इकाइयों में बांटा गया। यानी इनको 3 बार बांटा गया है। पहली बार में ये 25, फिर उसके बाद में ये जो छोटा हिस्सा है, इस छोटे हिस्से को और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बांटा गया, फिर और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बांटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे, बहुत ज्यादा मेहनत की थी इन लोगों ने। इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों, आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। ये क्यों किया गया था सर्वे? इस सर्वे में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि जो ढांचा उस समय बना हुआ था, हम उसको दोबारा से करके देखे कागज पर कि कितना मंदिर में कितने मंदिर थे, कितना खेती के लिए जमीन थी, कितना उस पे गोपुरम बने हुए थे, कितने अस्तबल बने हुए थे। इन सब के अलग अलग इन्होंने उसके डिजाइन बनाए और आगे देखा बता रखा है, लेकर विशाल मंदिरों तक कर उन्होंने दोबारा से इसमें उजागर किया। उनका प्रलेखन भी किया गया, उनको कहीं पर अलग से लिख भी लिया गया। और इन सब के कारण सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। यानी जो रास्ते धूमिल हो चुके थे, सड़कें धूमिल हो चुकी थी, बाजार धूमिल हो चुके थे, उनके अवशेष दोबारा से ढूंढे गए। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों और मंचों के माध्यम से की गई है। कैसे पता लगाया गया? स्तंभ के आधार से पता लगाया गया। जो पिलर्स के जो नीचे बेस होता है उससे अंदाजा लगाया गया, क्योंकि बेस खत्म नहीं होता। बेस की जब खुदाई की जाती है तो पता चल जाता है कि ये कोई पिलर होता था, पिलर टूट गया है लेकिन पिलर का आधार बच गया है, या फिर कोई मंच है, मंच के माध्यम से उसकी पोजीशन का पता लगाया गया। एक समय जो बाजार जीवंत थे, मतलब जो उस समय की बात की गई है जब विजयनगर साम्राज्य उस समय अस्तित्व में था, तो उस समय बाजार जीवंत होते थे, यानी ये संजीदा थे। मतलब यहाँ पे भीड़ लगती थी, वस्तुएं बिकती थी, उनका बस अब यही कुछ बचा है। अब यही हमारे पास एक प्रूफ है जिसके बारे में हम जानकारी जुटाते हैं।
अब विजयनगर स्थल का विस्तृत मानचित्र ऊपर दिखाया गया है दाएं। यहां ये विजयनगर साम्राज्य का बड़ा मानचित्र है, विस्तृत मानचित्र दिखाया गया है। जो ये मानचित्र है विस्तृत मानचित्र है, इसको हम एक्सटेंसिल कार्टोग्राफी का एक नमूना मानेंगे। ये मानचित्र है बेटा, ये मैप पूरे विजयनगर का है। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर प्रयोग नहीं किया गया, तो इसमें मैंने बता दिया था आपको, आई प्रयोग नहीं किया गया। मानचित्र में दिए गए पैमाने का प्रयोग करते हुए किसी एक छोटे वर्ग की लंबाई नापे। अगर मानचित्र में जो पैमाना दे रखा है, जैसे कि इन्होंने, बोलो बेटा बोलो। यस सर, ये बोलिए। पैराग्राफ दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। लास्ट वाला पैराग्राफ सर, ये पूरा ही समझ नहीं आ रहा। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं बेटा, सिंपल है बिल्कुल, बता रहा हूं, इसको भी ध्यान देखिए बेटा। इसमें सबसे पहले वाले पैराग्राफ में तो मैकेंजी के द्वारा जो आरंभिक सर्वेक्षण किए गए थे या अभिलेखों के जरिए जो जानकारी मिली थी उसको जोड़ा गया है, ताकि इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा सके। अब इसी पैराग्राफ में हमें यह पता चलता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इस विजयनगर साम्राज्य का संरक्षण करना चाहा, तो उन्होंने इसे महत्व दिया। उसमें किस किसका सपोर्ट थी? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की, और दूसरा है कर्नाटक पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग की। इन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को जुटाया, उसका संरक्षण किया, उसको बर्बाद होने से बचाया, उसके बारे में ऐतिहासिक जानकारियां जुटाई। फिर क्या हुआ, 1976 में इसको नेशनल लेवल का एक इंपॉर्टेंट साइट घोषित कर दिया गया, और इसका नाम क्या है? हम्पी। यानी हम्पी को 1976 में, ये हम्पी विजयनगर का ही दूसरा नाम है, विजयनगर शहर का दूसरा नाम है, तो इसको उस समय एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। फिर क्या किया गया, 1980 में एक प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया। उस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया गया था? रिपोर्ट तैयार की गई, फिर उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद में जो भी भौतिक अवशेष बचे हुए थे, जैसे कहीं पर कोई पिलर का अवशेष बच गया, कहीं पर जैसे कि नहर का कोई अवशेष बच गया, तो उन अवशेषों से जुटाने की कोशिश की गई। कुछ मंदिरों के अवशेष मिल गए हैं, तो उसे बारीकी से लेकर के उसको एक एक चीज प्रोजेक्ट में डाल दी गई। और उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले कितने लोग थे? यहाँ पे दर्जनों विद्वान लिख रखे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि 2 दर्जन हो, 3 दर्जन हो, इतने लोगों ने मिलकर के काम किया। आगे बता काम कैसे किया गया, तो सारे डिटेल को तो बताना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने इसके एक पक्ष को लिया है, और एक पक्ष है इन्होंने इसका मानचित्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान इसको इन्होंने बताया कि पूरे वर्ग को 25 भागों में बांटा गया। विजयनगर साम्राज्य के एरिया को 25 भागों में, वर्गाकार भागों में बांटा गया, जो आपके सामने है। इनके अंदर आई नाम का वर्ण का जो वर्ग है वो नहीं है, बाकी सारे वर्ण बताए गए। आई को क्यों साइलेंट किया गया? क्योंकि एक वर्ण को तो किसी को साइलेंट करना ही था, एक को तो करना ही था, क्योंकि भाग तो 25 है, वर्णमाला में अक्सर 26 होते हैं, इसलिए एक को तो छोड़ना ही था। तो इन्होंने बीच में से किसी एक वर्ण को गायब करने की मतलब इन्होंने छोड़ दिया उसे, आई को, और बाकी 25 आपके सामने हैं। ये पूरे विजयनगर साम्राज्य का मानचित्र आपके सामने है। फिर उसके बाद में इतना करने से काम नहीं चला, ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी, और छोटे भाग किए गए, उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। फिर उससे भी नहीं काम चल रहा था, और ज्यादा छोटे टुकड़े किए गए, छोटी छोटी इकाइयों में से बांटा गया, ताकि ज्यादा ज्यादा जानकारी इनको मिले। अगले पैराग्राफ में बताया गया कि यहां पर बहुत ही बड़ी संख्या में जो सर्वेक्षण का काम चल रहा था, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे, तो उसमें मंदिरों का, आवासों का जो भी संरचनाएं मिल रही थी, जो ढांचे मिल रहे थे, उनको दोबारा से ढूंढने की कोशिश की गई, उनकी रिपोर्ट तैयार की गई, सड़कों को, रास्तों को ढूंढने की, बाजारों को ढूंढने की कोशिश की गई, और उनका अंदाजा कैसे लगाया गया? पिलर के जो बेस होते थे उनसे, और मंचों के माध्यम से इस चीज का पता लगाया गया। यानी ये कभी मंदिर के पास जो गोपुरम से लेकर के मेन मंदिर की साइड तक बाजार लगते थे, उस समय बहुत ज्यादा भीड़ जुटती थी, बाजार में वस्तुएं बिकती थी, लेकिन आज के समय में सिर्फ ये इतना ही बचा हुआ है, अवशेष के रूप में हमारे सामने है। यहाँ हम देख सकते हैं हम्पी यहाँ पे लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य का मुख्य जो भाग है, केंद्र बिंदु। यहाँ कमलापुरम लिखा हुआ है, यहाँ कादिरापुरम लिखा हुआ है, नगेनतली है, अनंत सायनपुरी है, ये हॉस्पेट है। तो छोटे छोटे कस्बे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये जो क्षेत्र है विजयनगर साम्राज्य का एरिया बयान करता है।
अब आगे बता रखा है विजयनगर साम्राज्य का ऊपर जो मानचित्र दिखाया गया था ये पूरे कंप्लीट एरिया का है, इसमें एक वर्ण गायब है वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें इन्होंने पैमाना, इस पैमाने का इस्तेमाल करते हुए मतलब कोशिश बच्चों से कहा है कि आप एक छोटे वर्ग की लंबाई को देख सकते हैं, आप अपना पैमाना इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यानी 5 किलोमीटर। इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हुए 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने 25 किलोमीटर का दर्जा इसको दिया है। नीचे देखिए बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का यहाँ पे बता चुके हैं। इस मानचित्र में कौन सा इसका पैमाना ये नीचे है, दोनों के पैमाने डिफरेंट है। और जब पैमाना लिखना हो तो इस तरह का 0 से लेकर 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर की रेंज रखी गई है। फिर नेक्स्ट जो पैमाना है वो 1 किलोमीटर यानी आधा किलोमीटर की रेंज इसके अंदर रखी गई है। तो यहां पे हम देख सकते हैं हर वर्ग को डिवीजन में बांटा गया है, यहां हम देख सकते हैं ये n कॉमन ले रखा है सब में n, और उसके बाद में A B C D E F G H I साइलेंट है नहीं है, वही सेम सिस्टम है। किसी भी एक वर्ण को उठा करके ऐसा किया गया है, यानी केवल एक बॉक्स का और बड़ा स्वरूप यहां पे दिखाने की कोशिश की गई है। एक बॉक्स यानी जो छोटी जगह थी उसको बड़ा करके दिखाया गया है। अब इधर देखिएगा बेटा, किसी एक मंदिर को पहचाने, यहां आपको एक चित्र दिख रहा है, मंदिर यहां पे दिख रहा है, ये बीच में ये है मंदिर, एक ये है मंदिर। तो इनमें से किसी भी एक मंदिर को पहचानने के लिए बोला है। मंदिरों की कोई कमी नहीं है, इसमें जगह जगह मंदिर बने हुए थे। किसी एक मंदिर को पहचाने, दीवारों, केंद्रीय देवालय, मंदिर तक जाने वाले रास्तों के अवशेषों को खोजिए। आप इसमें पता लगाए कि जो मार्ग है वो देवालय तक कैसे पहुंचता है, मंदिर तक कैसे पहुंचता है। मानचित्र पर उन वर्गों को नाम दीजिए जिनमें मंदिर का नक्शा स्थित है। आप उन वर्गों को ये बता सकते हैं कि जिसमें मंदिर का नक्शा जहां पे दिया गया है, तो उन वर्गों को नाम दीजिएगा। तो जैसे एक मंदिर का डिजाइन है वो इसमें है, तो आप इसको नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, जी है ये, और उसके बाद में ये है, ठीक है बेटा। एच जो बॉक्स है इसके अंदर मिल रहा है, एच और जे का दोनों का मिक्सर मान सकते हैं क्योंकि इसकी बाउंड्री वहां तक फैली हुई है। नीचे हम एक और भी देख सकते हैं, यहां पर दिया गया है जो कि वाई नाम का जो बॉक्स है उसके अंदर भी, तो जहां भी इस तरह के गोल दायरे बना रखे हैं वो वहां तक पहुंचने के रास्ते हैं, क्योंकि ये घाटी नुमा प्रदेश था, इसके अंदर बिल्कुल समतल लेवल की जमीन नहीं थी, ऊंची नीची जमीनें होती थी। आगे देखिए बेटा, जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल, एम एस नागराज राव, 3 व्यक्तियों का नाम यहां पे है जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक काम किया। इस विजयनगर साम्राज्य पर इन 3 विद्वानों ने काम किया। इन्होंने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक जिन्हें ब्रैकेट कहा गया है, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग और मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। इन्होंने जो भी चीजों का नाम यहाँ पे लिखा है, विजयनगर के स्मारकों के विषय में बताया कि जो स्मारक बने हुए हैं या फिर जो मंच बने हुए हैं उनके अंदर जो जो चीजें लगी हुई हैं, जैसे लटकते हुए छज्जे हैं या भीतरी छत का इस्तेमाल किया गया है, स्तंभ बने हुए, पिलर्स है, कोई भी चीज उसके अंदर है, तो वो जो चीज है वो एक उससे हम कल्पना करके देख सकते हैं कि ये जो भवन बना हुआ था वो कैसा रहा होगा। तो शायद इसमें लगता है कि प्लास्टर से सजाया गया था और उसमें चटकीले रंगों का इस्तेमाल उस समय किया गया था। आज के समय में तो वो मौजूद नहीं है। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं है, केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में, क्योंकि पत्थर को दीमक नहीं खाती है, लकड़ी को दीमक खा जाती है, इसलिए लकड़ी समाप्त हो चुकी है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। अब यात्री अपने पीछे जो भी यात्रा वृत्तांत लिख के गया है, तो उससे उस समय के जीवन के बहुत ऐसे आयाम हैं, बहुत से ऐसे पहलू हैं
जिनको हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा से हम जोड़ सकते हैं, जानकारी जुटा सकते हैं, इतिहास को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम यात्रियों के इन वृत्तांतों पे कोई ध्यान ना दें तो हमारे पास इतने अवशेष आज के समय में विजयनगर साम्राज्य के नहीं रह गए। यहां देखिएगा बेटा, ये ऊपर इसका पैमाना दिया गया है और नीचे दिखाया गया है एक नक्शा। यहां पे एक नक्शे को देखिएगा, यहां देखिए मंदिर का नक्शा है। गोपुरम, सभागारों, स्तंभावलियों, केंद्रीय दिवाले को पहचाने। बाहरी प्रवेश द्वार से केंद्रीय दिवाले तक पहुंचने के लिए आप किन भागों से होकर गुजरेंगे? अगर आप किसी बाहर के क्षेत्र से आ रहे हैं और आपको इस मंदिर में जाना है, केंद्रीय दिवालय है ये भाग है, तो आपको कहां कहां से होकर के गुजरना पड़ेगा बताइए। तो इसमें मार्ग हैं, कई मार्ग बने हुए हैं। जैसे एक मार्ग है ये, इसके सामने इधर से निकला जा सकता है। एक मार्ग है ये, इधर से आया जा सकता है। एक मार्ग है ये, इधर से आया जा सकता है। तो इस तरह के आपके सामने हैं। प्रवेश द्वार से केंद्रीय देवालय तक पहुंचने के लिए हम कौन कौन से भाग से गुजरेंगे? अगर हम इधर से आ रहे हैं तो सीधा यहां से आके सीधा एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये दरवाजे का रूप ना होकर के, और अगर ऐसा है कि ये दरवाजा नहीं है, यहाँ बैरिकेड लगे हुए या बंद कर दिया गया है, ऐसा है अगर, तो हम यहाँ इस दरवाजे से आ सकते हैं, क्योंकि ये दरवाजा इधर खुला हुआ है और ये इधर से भी आया जा सकता है। तो दोनों तरफ से इसके अंदर प्रवेश पाया जा सकता है। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? सर बोलो। टेस्ट हाँ, टेस्ट के लिए एक ही चैप्टर दे बोलो। दो। ओनली वन? तो बेटा सर क्योंकि तो बहुत फिर बड़ा है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं। अगर उसमें मान लो 30 क्वेश्चंस बनाने भी तो है ना मेरे को। बेटा ये नेहा है क्लास में अब तक? बहुत इजीली। नेहा? हाँ बेटा, एक मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास कोई हेल्प बुक है? एमबीडी वाली है। एमबीडी की है? तो आप उसमें से एमसीक्यूज के और वो जो छोटे क्वेश्चंस हैं, खास तौर पे एमसीक्यूज वाले कितने क्वेश्चन हैं आप देख के बता सकते हो इस समय? सर बुक अभी मेरे पास नहीं है, नीचे है। चलो कोई बात नहीं, बाद में बताना फिर, ठीक है? बाद में बता देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसमें से बन जाएंगे तो मैं कोई बात नहीं, मैं एक में से भी दे दूंगा। लेकिन मान लो अगर नहीं बने तो बेटा हो सकता है कि दूसरे में देने पड़े मजबूरी में, वो मैं बता दूंगा। वैसे आपको ऐसा नहीं होगा कि बिना बताए दे दिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये आप पूछ रहे थे मिट्टी का यूज क्यों किया गया था। बेटा ये कुछ इस तरह के मकान थे जिनके अंदर जैसे कि जो बड़ी बड़ी ईंटें लगी हुई हैं, दीवारों के अंदर भी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, तो छत के अंदर मिट्टी का यूज तो आज के समय में भी कहीं कहीं हमने देखा है। जैसे आपने सुना हो कभी, जब लेंटर डाला जाता है तो लेंटर के अंदर जैसे पहले शैटरिंग करते हैं, फिर लेंटर डाल देते हैं और उसके ऊपर एक पॉलिथीन बिछाते हैं और पॉलिथीन के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी डालने के बाद उस पर ईंटें बिछाते हैं ताकि लेंटर गर्म ना हो। तो इस तरह का जब निर्माण आज भी हो रहा है तो उस समय क्यों नहीं हो सकता था? ठीक है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं। आपको इसके बारे में कुछ बताया है? स्कूल की तरफ से कोई मैसेज मिला है? डेट शीट तो मिल गई है ना सभी बच्चों को?
सर। ठीक है, तो अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो बेटा। ठीक है, कर सकते हैं लीव बेटा। ओके ओके, हिना बेटा कर लीजिए। ओके 0